जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। एयरफोर्स को जो हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है उसका फोर्थ पार्ट हमारे सामने। हम एयरफोर्स सेकेंड 2026 को टारगेट करते हुए सीरीज बना रहे हैं। इसका पेपर आपका 27 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। इस सीरीज के साथ बढ़े ही है, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। सारे क्वेश्चंस PYQs हैं जो कभी न कभी प्रीवियस ईयर हिस्ट्री में आ चुके हैं। चलिए फोर्थ जो क्लास है हमारी उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है अ थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो थर्मोमीटर होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब पहली बात तो थर्मोमीटर किस लिए यूज किए जाते हैं। थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब जब टेम्परेचर मेजर होता है थर्मोमीटर से, तो बच्चों थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। थर्मोमीटर बेसिकली इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि जिस बॉडी का हमको टेम्परेचर नापना होता है उस बॉडी के कांटेक्ट में हम थर्मोमीटर को ले जाते हैं। हीट ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टरी थर्मोमीटर जो होता है उसे हम मुंह में जब रखते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पर कौन आता है, थर्मोमीटर आता है थर्मल एक्सपांशन के थ्रू। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट रिलीज हो रही है और लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जा रही है। यानी कि थर्मोमीटर फिलहाल लोअर टेम्परेचर पे, बॉडी हायर टेम्परेचर पे। और ऐसा कौन से लॉ में बताया गया है बच्चों में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बताया गया। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या बोला गया था, यदि दो बॉडी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और थर्ड बॉडी को उसके कॉन्टेक्ट में लेके आया जाए, थर्ड बॉडी भी उन दोनों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। मतलब होता क्या है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है कुछ देर बाद थर्मोमीटर का टेम्परेचर भी उसी टेम्परेचर से क्या करता है बेटे, मैच करता है। इट मीन सिंपल आंसर दे सकते हैं हम, जो थर्मोमीटर होता है वो काय पे बेस्ड होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। काय पे बेस्ड होता है बच्चों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा ये क्वेश्चन लगभग उसने 2 से 3 बार पूछा है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर। डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की क्या होती है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास वेलोसिटी इंटू रेडियस mv इंटू आर। इसका जो प्रोडक्ट होता है mv इंटू आर, इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे m इंटू वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, और r क्या होता है, रेडियस। अब यदि हम यहाँ पर मास की यूनिट देखें तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चा, मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर। सो ये यूनिट बन जाती है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसका डायमेंशन लिखना चाहते हैं हम, तो किलोग्राम के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, m1, लेंथ के लिए मीटर के लिए L2 और टाइम के लिए T1, जो कि नीचे से ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1। सो द राइट आंसर इज C, m1 L2 T-1। द राइट आंसर इज C। डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर याद रखें, बनाना तरीका याद रखें। बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी होती है कि एक न एक क्वेश्चन डायमेंशनल फॉर्मूला का आपके पेपर में आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द कलर ऑफ लाइट इज मैक्सिमम डेविएटेड व्हेन पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। बेटा इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट को काय से पास करवाया जाता है, किसी प्रिज्म से पास करवाया जाता है, तो ये प्रिज्म क्या करता है, उस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में क्या कर देता है, डेविएट कर देता है। अब आपको यदि फिनोमिना डिस्पर्जन याद हो तो आपको याद होगा कि जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, यानी कि रेड कलर, उसका डेविएशन सबसे कम होता है, और जिस कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। इट मींस यहां से हमसे क्या पूछ रहा है, कौन से कलर को डेविएट ज्यादा किया जाता है। तो सबसे ज्यादा डेविएट किसको किया जाता है, वायलेट कलर को। बैगनी रंग सबसे ज्यादा डेविएट होता है। रीजन क्या है बच्चों, इसकी वेवलेंथ कम होने के कारण इसको इजीली क्या कर पाता है, प्रिज्म डेविएट कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ बॉय रन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ अ सेमी सर्कुलर ट्रैक with radius 140 मीटर, his displacement is। सेमी सर्कुलर क्या है बच्चों, हमारे पास एक ट्रैक है, सेमी सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस कितनी बेटे, रेडियस है इस, अच्छा ये सेंटर हो जाएगा सेमी सर्कल का। यदि ये रेडियस 140 मीटर की है तो पूरा डायमीटर कितना हुआ बच्चा, पूरा डायमीटर हुआ हमारा कितना, 140 प्लस 140 विच इज इक्वल्स टू 280 मीटर। अब हमको बोला क्या गया कि कोई पर्सन है, कोई बॉय है जो एक एंड दूसरे एंड तक क्या कर रहा है, रन कर रहा है। अच्छा बच्चों यहाँ पे यदि हमसे डिस्टेंस पूछी जाती तो हम इस सर्कल का आर्क निकालते, पर हमसे चूंकि क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का टोटल जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 280 मीटर। इट मीन्स द राइट आंसर इज ए, 280 मीटर का टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा।
Which of the following is correct about the property of equipotential surface? समविभव पृष्ठ जो होता है, समविभव सतह होती है कि गुण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? अच्छा बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होते हैं, अच्छा नाम में छुपा हुआ है ना, स्पष्ट है, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सेम होती है, इक्वल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सभी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए हमें कोई अमाउंट ऑफ वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही क्या कहते हैं? हम पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यदि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। दूसरी बात, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। नहीं बेटा, पैरेलल नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर निकलती है। कैसे निकलती है? परपेंडिकुलरली। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग एन वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल तो होता नहीं, हर जगह पे क्या होता है? वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे बाहर निकलती हैं? परपेंडिकुलरली बाहर निकलती है। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों, द एवरेज रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज 0.004 मीटर। फाइंड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल इज 12 न्यूटन पर मीटर। एक साबुन का बुलबुला है, उसकी औसत त्रिज्या कितनी है बच्चों? 0.004 मीटर है। यदि साबुन के बुलबुले का पृष्ठ तनाव कितना है? 12 न्यूटन पर मीटर है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दबाव क्या होगा? अब यदि आपने बेसिकली एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप बड़ा इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक्सेस प्रेशर जो होता है बच्चों सोप बबल के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4T/R। क्या होता है बच्चा? 4T/R। यदि एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है तो टी क्या है यहाँ पे? सरफेस टेंशन, और आर क्या है? रेडियस, जो कि दोनों हमको इजीली गिवन है। यहाँ पर बस एक ग्लिच है। यहाँ पर ग्लिच क्या? यदि यहाँ पे आप वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है, और यहाँ पे आंसर में किलो पास्कल भी दिया हुआ है। एक तो पास्कल भी दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है? किलो पास्कल। सो लास्ट टाइम जब भी आपका आंसर आए तो लास्ट में आप यूनिट जरूर कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिट को जरूर चेक कर लें, अदरवाइज आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो यदि कैलकुलेट किया जाए तो क्या होगा बच्चों? यदि मैं एक्सेस प्रेशर निकाल रहा हूं, पी निकाल रहा हूं, तो 4 इंटू टी कितना है? 12। टी कितना है? 12 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, यूनिट तो दोनों की सेम दी, ऐसा यूनिट में दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, रेडियस क्या दिया हमको सोप बबल का? 0.004 मीटर। कितना दिया? 0.004 मीटर। यदि मैं डेसिमल हटा देता हूं तो 3 जीरो ऊपर लग जाएगी बच्चा, और 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। मतलब मेरा एक्सेस प्रेशर कितना आया? 12,000 पास्कल आया। चूंकि ऐसा यूनिट में दिया था सब कुछ, तो ऐसा यूनिट में आंसर आएगा 12,000 पास्कल। अच्छा, क्या 12,000 पास्कल यहीं पे इमेज कर रहा है? नहीं, पर यहाँ पे एक बात यदि हम करें तो 1 किलो पास्कल को हम किसके इक्विवेलेंट कह सकते हैं? 1 किलो पास्कल को हम बोलते हैं 1000 पास्कल के इक्विवेलेंट। कितना बोल सकते हैं बच्चा? 1000 पास्कल। तो 12,000 पास्कल में कितना आ जाएगा? 12 किलो पास्कल। कितना आ जाएगा? 12 किलो पास्कल। सो द राइट आंसर इज सी। 12 किलो पास्कल का क्या होगा? टोटल एक्सेस प्रेशर होगा उस सोप बबल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करती है तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट या मैग्नेटिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यदि इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक कंपोनेंट इस तरफ जा रहा है, तो हमारा जो कौन सा कंपोनेंट बच गया? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो कौन से कंपोनेंट में होंगी बच्चों? जेड कंपोनेंट में होंगी। एक्स, वाई और जेड तीनों अलग अलग कंपोनेंट में तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक। अभी क्या बोला हमने कि तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द करंट ऑफ एन एलिमेंट in ampere which produces 1200 joule of heat in 6 seconds when the resistance of 12.5 ohm is applied to it। कितना रेजिस्टेंस लगाया बच्चों हमने? 12.5 ओम का लगाया है। 1200 जूल हीट
उत्पन्न हो रही है, यानी कि प्रोड्यूस हो रही है 6 सेकंड के अंदर, और हमें बताना है क्या कि करंट की वैल्यू क्या होगी। अब यदि आपको हीट का फॉर्मूला पता हो तो हीट के फॉर्मूले कई तरह से हो सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले निकालें तो पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू करंट। क्या होता है बच्चा? पोटेंशियल इनटू करंट। यदि इसी में हम यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो क्या बन जाता है फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर, या इसी फॉर्मूले को क्या कहते हैं हम आई स्क्वायर इंटू आर। याद रहे मैंने यहाँ में ओम्स लॉ लगाकर इन वैल्यूज को कन्वर्ट किया। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है बच्चा v इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि यदि मैं यहाँ पर v की वैल्यू पुट करूं तो v की वैल्यू i इंटू आर बनेगी, और i इंटू आर रखेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यदि यहाँ पे हम रखें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम i की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ पर v बाय आर कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? i की वैल्यू v बाय, यदि v बाय आर पुट करता हूं तो ये इक्वेशन आ जाती है। अब ये तो रहा किसका फॉर्मूला? पावर का। पावर के साथ यदि टाइम का फैक्टर लगा दिया जाए, काय का फैक्टर लगा दिया जाए? टाइम का, तो ये बन जाता है अल्टीमेटली क्या बच्चों? एनर्जी। और हीट भी एक तरह की क्या एनर्जी है, तो ये फॉर्मूला अल्टीमेटली अब काय का बन चुका है? हीट का बन चुका है। काय का बन चुका है? हीट का। अब हमको क्या क्या दिया है? हमको रेजिस्टेंस दिया है, हमको टाइम दिया है, हमको करंट बताना है, हमको हीट दिया हुआ है। मतलब मैं थर्ड फॉर्मूला का इजीली क्या कर सकता हूं? यूज कर सकता हूं। एच की वैल्यू मेरे को कितनी बताई बच्चों? 1200 जूल बताइए। कितनी बताइए? 1200 जूल। अच्छा ऐसा यूनिट मैच कर लेना, यदि सभी की यूनिट सेम है तो ये कैलकुलेशन करना, अदरवाइज पहले क्या करना है? यूनिट सेम करना है। 1200 जूल मेरे को हीट बताई गई है। करंट अच्छा आई की वैल्यू तो मेरे को डिफाइन करनी है, और आई स्क्वायर में है। आर कितना है बच्चों? हमारा आर रेजिस्टेंस है 12.5 ओम, और टाइम कितना है? 6 सेकेंड है। टाइम कितना है? 6 सेकंड। इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? इजी कैलकुलेशन है। अब तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1200 बाय 12.5 को मैं 25/2 लिख देता हूं बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय क्या बच्चा? 6। मल्टीप्लाइड बाय क्या आया? 6। यानी कि यदि यहां से मैं आई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 1200 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 2400 बटे में 25 गुणा 6। 6 से यदि 2400 को काट दो मैं तो 6 चौके 24, 400। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बच्चा? 400 बटे में कितना? 25। यदि 400 बटे 25 को हम सोल्व करें तो अल्टीमेटली बनता है कितना? 16। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो आई की वैल्यू क्या आती है? √16 विच इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर, विच इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। सो द राइट आंसर इज बी। कितना करंट आएगा? एम्पियर में उसने पहले ही बोला, एम्पियर के अंदर निकाल के बताइए। सो द राइट आंसर इज 4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। With the rise of temperature, the conductivity of a metal. कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चा? रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। काय से रिप्रेजेंट करते हैं? सो सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/ρ होता है। क्या होता है? 1/ρ। यानी कि रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। अब एक बात पे ध्यान दो, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या करती है बच्चों? बढ़ती है। क्या करती है? रेजिस्टिविटी मेटल्स के लिए बढ़ती है। अब यदि रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो अल्टीमेटली कंडक्टिविटी तो क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट फ्लो इजीली होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है? किसी मटेरियल की वो इंटरनल प्रॉपर्टी जो हमें उस मेटल की एबिलिटी बताती है करंट को फ्लो करने की। तो करंट को फ्लो करने की एबिलिटी क्या कर जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। तो सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। केपलर्स सेकंड लॉ regarding the aerial velocity of a planet is an application of the law of conservation of। केपलर का सेकंड लॉ। अच्छा केपलर ने प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज दिए थे, बेसिकली 3 लॉ दिए थे। उसमें सेकंड लॉ क्या था बच्चा? कि हर एक प्लैनेट जो होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया को क्या करता है? स्वीप करता है, कवर करता है। ये जो लॉ होता है बेसिकली काय पे बेस्ड होता है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होता है। काय पे बेस्ड होता है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होता है। काय पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is placed in a magnetic field B at an angle of theta with the field. Find the work done in rotating the bar magnet by 180 डिग्री। अच्छा यदि बार मैग्नेट के ऊपर किया गया वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है विच इज इक्वल्स टू, अच्छा क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे वर्क डन का यदि मैं फॉर्मूला निकालूं तो क्या आता है? am इंटू बी 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आता है? m इंटू बी 1 माइनस कॉस थीटा। m क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक मोमेंट है,
बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, जो एंगल दिया हुआ है वो है। यदि अब यहाँ से वर्क डन निकालना पड़े तो इजी कैलकुलेशन है, एम बी 1 माइनस ऑफ कोस कितना बच्चों, 180 डिग्री। हमको 180 डिग्री से इसको क्या करना है, रोटेट करना है। कोस 180 डिग्री की वैल्यू सबको आती होगी आप लोगों को। कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है क्या बच्चों, -1। यदि यहाँ पे मैं -1 पुट कर दूं तो W इज इक्वल्स टू एम बी 1 माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल्स टू 2। इट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या आ गया बच्चों, 2MB आ गया। क्या आ गया राइट आंसर, 2MB। राइट आंसर क्या हमारा, सी है। क्या है बच्चों, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए पीस ऑफ मेटल इज डबल, what will be its effect on its resistance keeping the length unchanged। हम किसी मटेरियल का लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं, पर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो हमसे रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाले चेंजेस की बात कर रहा है। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मटेरियल की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसा प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम इक्वेशन को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, L/A, और जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है विच इज कॉल्ड दी रेजिस्टिविटी। अब हमको क्या बोला, देखो मटेरियल चेंज नहीं हो रहा मतलब रो कांस्टेंट है, लेंथ चेंज नहीं हो रही मतलब L भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बाकी सारे टर्म तो कांस्टेंट है। अच्छा अब बच्चों बताओ, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं डबल कर दूं, यदि इस इक्वेशन में मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हाफ हो गई बेटा। क्या हो गई रेजिस्टेंस की वैल्यू, हाफ। सो द राइट आंसर इज बी, इट विल बी हाफ्ड। इट विल बी हाफ, ये आधा हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। किसी शरीर के संतुलन के संबंध में इनमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्यादा सही है या कौन सा कथन सत्य है। बॉडी मस्ट बी इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, शरीर जो है स्थानांतरित संतुलन में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बॉडी मस्ट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, शरीर घूर्णन संतुलन में भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आइदर वन या टू, एक या दो नहीं, दोनों के दोनों ही सही है यहाँ पर। सो द राइट आंसर इज डी, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए बच्चों, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर टू पैरेलल वायर सेपरेशन डी कैरिंग करंट IA एंड, यहाँ पे आई थिंक करंट IB होना चाहिए, इन द सेम डायरेक्शन विल हैव द फोर्स ऑन अ लेंथ ऑफ L ऑफ आइदर वायर इज। अच्छा बच्चों, अब यहां से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन है। दो पैरेलल वायर है जिनमें सेम डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है बच्चा, करंट फ्लो हो रहा है। एक के अंदर करंट का मैग्नीट्यूड है IA और एक के अंदर करंट का मैग्नीट्यूड है IB। वायर्स की आपको लेंथ बताइए, इन वायर्स की लेंथ कितनी बच्चों, L है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दिया आपको, D दिया है। अब यदि आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बहुत अच्छे से रीड किया है तो आपको पता होगा दो पैरेलल वायर्स के बीच में लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। दो पैरेलल वायर्स के बीच में जब सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फोर्स का डायरेक्शन आप निकालते हैं राइट हैंड पाम रूल से। देखो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो रहा होगा पहले वाले का वो इनवर्ट रहा होगा। मतलब मैं अपनी फिंगर्स को किस डायरेक्शन में रख सकता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब को किस डायरेक्शन में प्लेस कर सकता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मेरा जो पाम है वो क्या बता रहा होगा मेरे को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है पहले वायर के थ्रू वो किधर लग रहा है बच्चों, लेफ्ट वाइड लग रहा है। सेम क्वेश्चन यदि हम IA के लिए देखें, इस पे इसके थ्रू लगाए गए फोर्स को देखें तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे आउटवर्ड रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने किसको प्लेस कर दिया, अपने फिंगर्स को प्लेस किया, और थंब मेरा किधर बता रहा है, करंट का डायरेक्शन। तो मेरा पाम किधर जा रहा है बच्चों, इस बार राइटवर्ड जा रहा है। मतलब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स किधर आएगा, इधर। सो ये दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। सो द ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर B, ये तो हमने क्या कर दिया बच्चों, अच्छा देखो सही से, यहाँ पे ऑप्शन A, ऑप्शन B और ऑप्शन C तीनों में क्या लिखा हुआ है, रिपल्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रिपल्शन। यदि आप थोड़ा सा भी स्मार्टली इस क्वेश्चन को प्ले करें तो आप क्या कह सकते हैं बच्चों, आपका आंसर डी होने वाला है। क्या कह सकते हैं, आपका आंसर डी होने वाला है। देखो तीनों में क्या लिया हुआ है, रिपल्शन लिया हुआ है, यहाँ क्या दिया, अट्रैक्शन। तो बगैर सोचे समझे आप इसका आंसर दे सकते हैं डी। या फिर आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, दो पैरेलल वायर्स के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
I1 यानी कि पहले वाले वायर का करंट, I2 यानी कि दूसरे वाले वायर का करंट, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, इन दोनों के बीच का सेपरेशन विच इज इक्वल्स टू डी, मल्टीप्लाइड बाय यदि लेंथ बताई हो तो आप लेंथ लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड देखो सभी में सेम दिया हुआ है, बस रिपल्शन 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 और अट्रैक्शन दिया हुआ है। सो द राइट आंसर इज डी। क्या आएगा इसका राइट आंसर, क्या होगा बच्चों, डी होगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगी इनके बीच में, क्या काम, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो तीन ऑप्शन में तो रिपल्शन दिया था, आप ऐसे ही कैलकुलेट करके कैंसिल आउट कर सकते हैं इनको, या फिर आपको फॉर्मूला याद हो तो बड़ा अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ चाइल्ड इज रनिंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर। ये क्या है बच्चों, एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, और एक बच्चा इस प्लेन मिरर की तरफ क्या कर रहा है, रन कर रहा है। एक बच्चा इस प्लेन मिरर की तरफ क्या कर रहा है, ऐसे रन कर रहा है। किस स्पीड से कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से रन कर रहा है। देन हिज इमेज अपीयर्स कमिंग टुवर्ड्स हिम विद अ वेलोसिटी। तो इसकी इमेज बेसिकली बच्चों क्या करेगी, इसकी तरफ रन करेगी, और जिस स्पीड से पर्सन रन करता है उसी स्पीड से क्या करता है, इमेज भी रन करता है। तो इमेज भी इसकी, इमेज याद रहे मिरर की तरफ किस स्पीड से आ रहा होगा, 5 मीटर पर सेकेंड पर। हमसे यहाँ पे मिरर के साथ नहीं पूछा रिलेशन, हमने इसकी तरफ देखा है। तो ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी में जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट जाती है तो दोनों की वेलोसिटी ऐड होती है। क्या होती है बच्चों, दोनों की वेलोसिटी। सो द इमेज होगा इसका, वो इसकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा, अप्रोच करेगा। किससे अप्रोच करेगा, 10 मीटर पर सेकंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट पोल ऑफ द अर्थ इज मोर देन दैट ऑफ इक्वेटर। अच्छा टाइम पीरियड की बात हो रही है तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो क्या बच्चों, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। क्या होता है फॉर्मूला, t इज इक्वल्स टू 2 पाई, 2 पाई तो कांस्टेंट है, एल क्या पेंडुलम का लेंथ है, और g क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब देखो बेटा यहाँ पर लेंथ का तो वेरिएशन है नहीं इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ग्रेविटी का वेरिएशन। यदि आप ग्रेविटी के वेरिएशन को ठीक से जानते हैं तो आपको पता होगा कि पोल के ऊपर जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, पोल्स पर जो वैल्यू होती है वो इक्वेटर के कंपैरिजन में क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। मतलब जी पोल पे ज्यादा है और इक्वेटर पर जी क्या होता है, कम होता है। अब यदि जी जहां कम है वहां टाइम पीरियड ज्यादा आना चाहिए, पर ये क्या बोल रहा है, पोल पे टाइम पीरियड जो है ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इक्वेटर के कंपैरिजन। मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एट पोल ऑफ द अर्थ इज लेस देन एट द इक्वेटर। बिल्कुल ये ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है, क्योंकि इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होने के कारण यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और यहाँ पर पोल पर जी की वैल्यू ज्यादा होने के कारण यहाँ टाइम पीरियड कम आएगा। सी ऑप्शन को देखो, द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन। नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, ऑल आर करेक्ट नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी है बेटा, जी पे डिपेंड करता है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बेसिकली तो दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या होता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सेकंड क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे कुछ और फैक्टर ऐड किए जा सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो फैक्टर यही है, लेंथ और ग्रेविटी। जैसे मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो पेंडुलम जिस भी वायर के थ्रू या जिस भी केबल के थ्रू लटकाया गया होगा वो मेटल का होता है सामान्य रूप से, और मेटल में थर्मल एक्सपांशन के कारण इसका लेंथ बढ़ता है। सो हम एक और अफेक्टिंग फैक्टर बोल सकते हैं विच इज कॉल्ड टेम्परेचर। पर जनरली तो इसके अफेक्टिंग फैक्टर ये दो ही होते हैं, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, यदि एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर मीटर क्यूब, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ई क्या है, ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, आर क्या है, रेजिस्टेंस। कौन सा रिलेशन इनमें से ज्यादा सही है, तो आप बता सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का जो रिलेशन होता है आई इज इक्वल्स टू वो होता है एन ई ए वी डी, जहां वी डी क्या है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये तो फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशन क्या है। अब म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशन बताने के लिए आपको बेसिक हिस्ट्री पता होना चाहिए ईएमआई की। ईएमआई की यदि हम हिस्ट्री देखें तो क्या बेटा, ईएमआई के अंदर बताया गया था फैराडे के थ्रू कि जो चेंज इन फ्लक्स होता है, क्या होता है चेंज इन फ्लक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट फ्लो के। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बेटा, करंट फ्लो के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या लगता है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे एम होता है।
क्या होता है कांस्टेंट, एम। एम क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, आई क्या करंट और फाई क्या है, फ्लक्स है। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। यदि यहाँ पे एम के मेरे को डायमेंशन देना है तो एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई बाय आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई बाय आई। अब आप ठीक से देखिएगा, यहाँ पे केवल कैलकुलेशन होती है और कुछ भी नहीं। फाई क्या होता है बच्चों, तो फाई होता है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए कॉस थीटा, या बी और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट। बी क्या होता है बच्चों, बी होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी। अच्छा, मैं फोर्स का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स का, विच इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से यदि मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, बी की, तो बी क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी। अब ये सारी टर्म आपके पास आ गई है तो आप यहां पे वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा, फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी डॉट ए बाय आई। बी की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, में बी की जगह लिख सकता हूं एफ अपॉन में क्यू इंटू वी। ये तो बी की जगह लिखा मैंने। बाकी टर्म अभी आपके पास बची हुई है। बाकी टर्म क्या है बच्चों, ए बाय आई। क्या है बाकी टर्म, ए बाय आई। क्लियर है कहानी। ये ए क्या है याद रहे, एरिया है, और ये आई क्या है, करंट है। अब इनका डायमेंशन आपको याद है, डायमेंशन याद है तो आप इजीली यहां पे लिख दीजिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू किसका होता है, फोर्स का। अच्छा, आगे देखो एरिया है, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल टू होता है, डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए टी होता है। किसका डायमेंशन है बच्चे, चार्ज का है। सबको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं अपन ताकि अलग अलग सेपरेशन मिल जाए हमको। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है। और करंट का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, ए होता है। सबके डायमेंशन मिल गए हमको। जो जो बचा है उसे बचा लो, जो जो कट जाता है उसे काट दो। तो देखो बच्चों, एल से तो, अच्छा यहाँ पे मैं दूसरे पेन का यूज करता हूँ ताकि आपको इजीली यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ जाए। एल से तो एल कैंसल आउट हो गया बच्चों। एल से क्या कैंसल आउट हो गया, एल। तो एल टू बचा है ऊपर, क्या बचा है, एल टू। टी नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो इस टी से ये टी कैंसल आउट हो गया। बाकी कोई चीज टर्म कैलकुलेट नहीं, कैंसल आउट नहीं हो रही है, तो हम लिख लेते हैं एम वन एल टू। एल टू यहाँ से आया, टी कितना आया बच्चों, माइनस टू। टी कितना है, माइनस टू। और ए इंटू ए क्या बनेगा, ए स्क्वायर, जो कि क्या आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस टू। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। एम का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, हेनरी होता है। और हेनरी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि लेंथी प्रोसेस है, तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप बेसिकली कुछ चीजों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन 25 जूल is transferred by heat into the system and 45 joule work is done by the system। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ लगाइए, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू आपको दे रखी है उनको पुट कर दीजिए। सबसे पहले तो हीट दिया हुआ है सिस्टम को, जो दी है और पॉजिटिव लेंगे क्योंकि सिस्टम को दे रहे हैं। इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज है डिक्रीज निकालना अपने को। और वर्क डन कितना हुआ बच्चों, 45 जूल का हुआ है। कितना हुआ है, 45 जूल का हुआ है। और ये भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम या इनटू द सिस्टम। 45 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम है। वर्क डन यदि खुद सिस्टम कर रहा है तो पॉजिटिव है, वर्क डन सिस्टम पर हो रहा है तो नेगेटिव है। 45 को इधर लाओगे तो रिजल्ट आया -20 जूल। सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज -20 जूल। -20 जूल का मतलब क्या है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। राइट आंसर क्या है बच्चों, -20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। थर्मोडायनामिक्स से लगातार ये दूसरा क्वेश्चन इस पेपर के लिए। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विद अ रिजर्वर टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एंड 23 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस और कितना, -23 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब यदि आपको कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी बतानी है तो एफिशिएंसी का सिंपल फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल्स टू 1 - T2 बाई T1। याद रहे T2 किसका टेम्परेचर लिया जाता है, सिंक का, और T1 किसका टेम्परेचर होता है, सोर्स का। अब याद रहे यहाँ पे तो बताया नहीं ना कि सोर्स कौन है और सिंक कौन है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करेंगे वर्ड को। टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे हमेशा इसको रखा जाता है, सोर्स को रखा जाता है। लोअर टेम्परेचर पे किसको रखा जाता है, सिंक को रखा जाता है। सो टेम्परेचर हाई किसका, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये सोर्स का टेम्परेचर है।
और ये किसका है, सिंक का। तो T2 और T1 दोनों की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें। T2 की वैल्यू कितनी है, 23 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 23 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक ये माइनस में दिया हुआ है, हाँ ठीक है। और T1 टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। याद रहे कैलकुलेशन में T2 T1 को हमेशा केल्विन में लेते हैं। तो यदि मैं 100 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करूं काय के अंदर बच्चों, केल्विन के अंदर, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो कितना हो जाएगा, 273 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 273 प्लस 100, जो कि कितना आ गया, 373 केल्विन आ गया। कितना आ गया, 373 केल्विन। अरे कैलकुलेशन तो आता है ना, C/5 इज इक्वल्स टू K माइनस 273/5। 5 से 5 तो कैंसिल, C की वैल्यू कितनी, 100। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 में 100 को जोड़ दीजिए, विच इज इक्वल्स टू 373, और माइनस 23 में किसको जोड़ दीजिए, 273 को। तो 273 माइनस 23 कितना आ जाएगा, 273 माइनस 23, तो T2 की वैल्यू भी निकल जाएगी। T1 की वैल्यू तो आई गई है हमारे पास, कितनी आ गई बच्चों, 373। अब T2 की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो T2 की वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस। तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, 273 प्लस ऑफ माइनस 23 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना। इसमें से इसको माइनस किया हमने, तो माइनस करने पर 3 माइनस 3 0, और 7 माइनस 2 5, तो 250 केल्विन आ गया बच्चों। कितना आ गया, 250 केल्विन। अब आप यहाँ पे रिजल्ट निकाल लीजिए, ईटा इज इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस T2 कितना है, T2 है 250 और T1 कितना है, T1 है 373। ईटा यदि मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 373 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 373। क्लियर बच्चे, कैलकुलेशन करते हैं। 3 में से 0 तो 3 का 3 ही है, और 7 में से 5 गए 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। 123 बाय क्या आया बच्चों, 373। कितना आया, 123 बाय 373। अब याद रहे हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा आता है किससे, न्यूमरेटर से। कारण क्या है, कोई भी इंजन कभी भी 100% एफिशिएंसी तो प्रोड्यूस नहीं करता है। कोई भी इंजन कभी भी कितनी एफिशिएंसी प्रोड्यूस नहीं करता है, 100%। मतलब ये जो रेशियो है हमेशा लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा। ये रेशियो हमेशा क्या आएगा बच्चों, लेस देन 1। अब आप ठीक से देखो तो 123 का ये 3 टाइम्स बन रहा है। एग्जैक्ट 3 टाइम्स नहीं बन रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट कितना बन रहा है, 3 टाइम्स। तो इसे मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट 1/3। और इसे यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करें हम तो लगभग आएगा ये 33 के % के अप्रोक्सीमेट। याद रहे ये कैलकुलेशन मैंने अप्रोक्स दी आपको, कैसे दी है, अप्रोक्स। तो ऑप्शन में मैच कर लीजिए, 30 के आसपास एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू 33। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है बच्चों, आप कैलकुलेट आसपास भी करेंगे, अप्रोक्सीमेट भी करेंगे तो आपके आंसर मैच करते हैं। The work done to move a charge of 10 coulomb between 2 points of equipotential surface of 5 voltage। देखो बच्चों इसी पेपर में एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। उस समय मैंने एक्सप्लेन किया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम। और यदि सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यदि 0 है तो हमें कोई भी वर्क डन करना ही नहीं पड़ता है, चाहे कितने भी चार्ज को हम मूव करें। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया बच्चों, सी। क्या आ गया आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस सिस्टम। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है एमकेएस सिस्टम में, तो सबको पता है जूल होती है। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है एमकेएस सिस्टम में, तो जूल होती है बच्चा। क्या होती है एनर्जी की एसआई यूनिट, जूल होती है। नेक्स्ट देखो, आई स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 2 सेंटीमीटर। याद रहे वैल्यू काय में दी है, सेंटीमीटर में। यहाँ यूनिट का कॉन्सेप्ट आएगा। फ्रॉम द unstretched position, then the work done required to stretch it further by another 8 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग है बच्चों जिसको 2 सेंटीमीटर खींचने के लिए हमको स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। कांस्टेंट कितना हुआ है, 5 × 10⁻³ दिया हुआ है। पहले इसको हमने 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया है। अब हमें को इसको 8 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करना है, तो हमको कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, और एनर्जी यहाँ पे कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को स्ट्रेच करने, कंप्रेस करने में कौन सी एनर्जी लगती है बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 kx²। एक्स क्या होता है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, पोजिशन, जितना आपने स्ट्रेच किया, ये क्या यहाँ पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। अब यदि आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, 2 सेंटीमीटर आपने स्ट्रेच किया है,
8 सेंटीमीटर और करना है, मतलब फाइनली आखिरी तक आपने कितना स्ट्रेच कर दिया होगा इसको 10 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर आपने स्टार्ट में स्ट्रेच किया। तो दोनों अलग अलग वेरिएबल में आप क्या निकाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल है माइनस इनिशियल लगा दीजिए तो आपके पास चेंज आ जाएगा। सिंपली देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 2 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच करने के लिए हमको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2, के की वैल्यू कितनी बच्चों 5 × 10⁻³ है, और एक्स कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर को मैंने काय में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, और इसका क्या लगा हुआ है स्क्वायर। कैलकुलेशन है केवल, अब आप ध्यान से देखिए 1/2 × 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 2 का 0.02 का स्क्वायर क्या आता है बच्चे 0.0004 आया। अब ये यदि मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूं तो बेसिकली मैं यहाँ पे कितने जीरो लगा सकता हूँ, 4 जीरो लगा सकता हूँ। कितने जीरो लगा सकता हूँ, 4। इस 4 से यदि इस 20 को काटे तो कितनी बार बच्चों, 5 बार। तो 5 × 10⁻³ लिख सकता हूँ मैं, तो 5 × 10⁻³ ऊपर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³। इट मीन्स मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो कि ऑल्सो इक्वल है किसके, वर्क डन के, किसके इक्वल है, वर्क डन के। ये कितना आया, 1 जूल काम आया। तो हमें 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ेगा या 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो जाएगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच होगा। अब उसी स्प्रिंग को हम कितना स्ट्रेच करना चाहते हैं, 8 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, टोटल इसको कितना स्ट्रेच कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर लेते हैं। टोटल इसको कितना स्ट्रेच कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर। तो अब नई पोटेंशियल एनर्जी या नया वर्क डन कितना आएगा, तो 1/2, कॉन्स्टेंट तो सेम ही रहेगा, 5 × 10⁻³ और इसको कितना स्ट्रेच करना है अब हमको, 2 सेंटीमीटर प्लस 10 से 8 सेंटीमीटर, टोटल कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 मीटर आ गया बेटा। इसका स्क्वायर करें तो P = क्या आ गया, 1/2 × 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 0.1 का स्क्वायर क्या आता है, 0.01 आता है। क्या आता है, 0.01। यहाँ से डेसिमल हटा के मैंने कितने जीरो लगा दिए, 2 जीरो लगा दिए बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, जो कि वर्क डन की इक्विवेलेंट है, वो क्या आया, 5 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ आया बच्चों। 5 से 20 को काटा तो कितनी बार, 4 बार। नीचे लिख सकता हूँ मैं 40 और ऊपर लिख सकता हूँ मैं, अच्छा नीचे कितना लिख सकते हैं 40 और ऊपर लिख सकते हैं 1000। तो 1000 बटे में क्या 40, यानी कि इसे मैं कह सकता हूँ 100/4 जो कि आया 25 जूल। अब एक बात पे ध्यान दो आप, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चा, फाइनल माइनस क्या करूंगा मैं यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, क्योंकि मैं यदि फाइनल में से कौन सा वैल्यू हटा दूं, इनिशियल वैल्यू हटा दूं तो मेरे पास चेंज आ जाएगा, और फाइनल है 25 जूल, इनिशियल है 1 जूल। 25 - 1 कितना है बच्चों, 24। याद रहे यहाँ पे ऑप्शन सारा वो स्मार्टली देता है, 1 जूल भी दिया है, 25 जूल भी दिया है, 24 भी दिया है, 30 भी दिया है। हमारा आंसर 1 भी आया, 25 भी आया, 24 भी आया। पर हमको क्या बताना था, 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बेटा 2 सेंटीमीटर के लिए 1 जूल तो पहले ही खर्च चुका था, अब हमें अगले 8 सेंटीमीटर के लिए बताना था। तो हमने 25 में से 1 को क्या किया, माइनस किया, और हमारा रिजल्ट आया 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ्ड कीपिंग अदर पैरामीटर्स अनचेंज, द न्यू कैपेसिटेंस विल बी। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला C बराबर क्या होता है, ε0 A/d। यहाँ A क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, D क्या होता है, दोनों के बीच का सेपरेशन, और ε0 क्या होता है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज ले सकते हैं, K विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो K A ε0/d। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको, डिस्टेंस हमने क्या कर दी है, डिस्टेंस हमने बेसिकली क्या कर दी है बच्चा, हाफ कर दी है। बाकी सारे पैरामीटर सेम है, मतलब केवल C का D के साथ रिलेशन देना है। तो यदि D को हाफ करोगे आप, तो D को हाफ करने पर क्या आएगा, 1/2D आएगा या D/2। अब इसको यदि आप सोल्व करो आप, तो क्या बन जाएगा, 2/d बन जाने वाला है। मतलब आपका कैपेसिटेंस बेसिकली क्या कर गया है, आपका कैपेसिटेंस बेसिकली 2 गुना हो चुका है। कितने गुना हो चुका है, 2 गुना। अच्छा, कारण क्या बच्चों, यहाँ पे अदर पैरामीटर ε0 A K ये सब क्या रखे गए, कांस्टेंट रखे गए, केवल डिस्टेंस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। सॉरी, डिस्टेंस हाफ करिए, डिस्टेंस कम करने पर कैपेसिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। सो द राइट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अबव क्यूरी टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कर जाते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। केवल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। फेरोमैग्नेटिक का यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनकी क्या करती है, डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होकर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करती है बच्चों, डिक्रीज होती है तो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपकी क्लास थी बच्चों, ये आपका 4th सेशन था।
एयरफोर्स का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा, ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यूज रह चुके हैं। यदि आप इसकी प्रैक्टिस हमारे साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। ये बात श्योर शॉर्ट है कि जहां यहाँ पे जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे काम में आते हैं, पेपर के अंदर आते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें यहाँ पे शायद नहीं देखने को मिल रहे हैं, पर इससे रिलेटेड ही आएगा। बच्चों मैं तो यही बोलूंगा, यदि आप इस सीरीज देख रहे हो तो सीरीज के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखा करो, अपने खुद से सोल्व करा करो, हो सके तो पॉज ले लिया करो। जब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन पर तो पॉज कर लिया, हमने सॉल्यूशन ले लिया, उस सॉल्यूशन को अपने अकॉर्डिंग टिक किया, फिर मेरे आंसर से आप मैच कर लीजिए। लास्ट में ये जरूर चेक करिए कि क्या मेरे आंसर सही थे सारे जो मैंने लगाए। यदि सही नहीं थे तो मैंने क्या गलती करी थी जो सर ने बताई है, सर ने जिसको करेक्ट कर दिया, उस गलती को चेक करिए, उस गलती को दोहराइएगा नहीं। यदि गलती आप नहीं दोहरा रहे हैं तो डेफिनेटली आप आगे जाके क्या नहीं करेंगे, इस तरह की माइनर गलतियां नहीं करेंगे, और माइनर गलतियां नहीं करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सीरीज में, इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद। ध्यान से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करिए। हाँ, एक और बात, जो भी आप पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो उसका रिजल्ट जो होता है, जैसे कि आपने 25 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और 20 में से 18, 19, 20, 15, 14 जो भी XYZ डाटा आता है इतने सही होते हैं, उन सबका आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, बोले सर हमने इतने अटेम्प्ट करे थे और इतने सही निकले। उससे आपका भी एनालिसिस होता रहेगा और मेरे को भी समझ में आता रहेगा कि आप कितना अच्छे से इस चीज़ को देख पा रहे हैं, कितने अच्छे से इस चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद।